तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गणित के प्रश्न लाए हैं जो न केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए, बल्कि यदि आप किसी कक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में भी ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, उस चित्र के आधार पर यहाँ पर देखिए, अगर ये केंद्र है, ये जो दिख रहा है वो केंद्र है, तो यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर 35 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि इसमें यदि वो नियम आपको याद है तो इसका उत्तर आप तुरंत बता सकते हैं। ऐसे 3 बेहतरीन प्रश्न मैं लाया हूं। तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये तो हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3, कहा जाए ये प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 3 + 2 को जोड़ा, 2 + 3 को जोड़ा गया है तो यहाँ पर 7 आ रहा है। 3 + 4 को जोड़ा गया है तो 10 आ रहा है। 4 + 5 को जोड़ा गया है तो 13 आ रहा है। तो 5 + 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है और ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, तीनों ही प्रश्न डिफरेंट टाइप के हैं और ये तो एकदम यूनिक टाइप का है प्रश्न नंबर 1। आपको जिस भी प्रश्न के उत्तर पता है ना, उसका उत्तर जरूर बताइएगा। हो सकता है वीडियो को यहीं रोक लीजिए, तीनों प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और जिस भी प्रश्न के उत्तर आपको पता है, पता क्या है, इसको देखना है, लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है, अपना दिमाग का सुई घुमाना है और इसके उत्तर कमेंट करके बताना है। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब कई लोग ये ना सोचे भाई कि यहां पर हमने जो संख्या लिख रखा है उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर हमने संख्या लिख रखा है, ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 और 2, यहां पर लिखिए 12 लिखा हुआ है। इसका उत्तर हम कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। यहां पर 2 और 3 दिया है, उत्तर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यहां पर 3 और 4 का उत्तर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। कहीं न कहीं ये दोनों संख्या को देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को लिख लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या बताना है, 5 और 4 में ऐसा कौन सा संबंध है जिसके माध्यम से यहां पर हम उत्तर ला सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं और इसके उत्तर भी बहुत इजी होते हैं। चलिए, हम फटाफट आपको उत्तर बताते जा रहे हैं। देखिए, यहां पर 1 कब आएगा, ठीक है, तो आप बहुत सारे दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2 में अगर आप 1 घटा दे, मतलब इसमें इकाई के अंक में यदि हम 1 को घटा दे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या ये इसी नियम का प्रयोग करके सारे उत्तर आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम 3 में फिर 2 घटाएंगे तो नहीं आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। मतलब ये वाला सिस्टम तो गलत हो गया। करना क्या है, जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है उसी में आपका उत्तर ढूंढना होता है। जैसे देखिए, पहला देखते हैं 1, यहां पर देखिए इकाई और दहाई के अंक। जैसे यहां पर दहाई में 1 है और ये 2 है, इसका यदि हम वर्ग कर दें, मतलब बाद में जो दिया है उसको हम घात चढ़ाएं, इसको हम लिखेंगे 1, देखिए हमने लिख दिया, और इसका घात इसको चढ़ाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। इसी नियम का प्रयोग सभी जगह होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, इसमें हमने 1 को लिखा, मतलब दहाई में संख्या उसको यहां पर लिखा, तो यहां पर दहाई में संख्या 2 है और जो इकाई में है उसको घात बनाना है। यहां पर हमने घात बना दिया, तो इनको हम क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। ये लो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहां पर ये वाला भी उत्तर आ गया, यहां पर ये वाला भी आ रहा है, ये भी आना चाहिए। अगले हम देखिए, दहाई में 3 है, इसका घात करना है 4, अर्थात 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, देख सकते हैं ये दहाई में 3 है, इकाई में 4 है। जो इकाई में है उसको घात बनाना है और जो दहाई में है उसको हम आधार बनाएंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, अर्थात 9 गुणित 9, 9 निया 81, यहां पर भी आ गया। मतलब इसी नियम का पालन करना है, मतलब जो दहाई में संख्या है उसको हम आधार बनाएंगे और जो इकाई में संख्या है, इकाई में संख्या उसको हम घात बनाएंगे। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा, तो निश्चित रूप से 5 का घात यहां पर भी हम 4 ही करेंगे। तो देखिए 2 3 4 4, यहां पर संख्या रिपीट हो गया है, तो कई लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, पैटर्न आपको पता चल गया। तो यहां पर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25 और 25 पंचे, ठीक है, सॉरी 25 गुणित 25 करना है, 25 गुणित 25 करना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 625। ठीक है, बहुत आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज बता देते हैं। जैसे अभी हमारा उत्तर कितना है, 25 गुणित 25 आ रहा था, अर्थात हम क्या कर रहे थे, 25 का स्क्वायर कर रहे थे। तो ऐसा कोई भी संख्या जिसमें इकाई में 5 हो, है ना, इकाई में 5 हो और उसका यदि हमें वर्ग करना हो, देखिए इकाई में 5 है और वर्ग करना हो, तो जिस संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम 25 का वर्ग कर रहे हैं, तो सबसे पहले इकाई का आप वर्ग कर दीजिए। इकाई में कितना है, 5 है, तो 5 पंचे 25, और दहाई में जो भी संख्या है, दहाई में जैसे हमारे पास क्या है, 2 है, इसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब एक अधिक संख्या मतलब 2 है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6, अर्थात 625।
तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आने वाला है? 625। एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसा लग रहा है कि 3 दूनी इन दोनों को गुना कर दिया गया होगा, 3 दूनी 6 और उसमें 1 को जोड़ दिया गया है। चलो ठीक है, वैसे हम इसमें करके देखते हैं। 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ो, यहां पर क्या आया? नहीं आया, मतलब ये गलत है। इस नियम का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो क्या किया गया होगा? ठीक है, ध्यान से देखना है। यदि हम इन्हीं दोनों को जोड़ दें, इन्हीं दोनों को जोड़ दें, तो 3 और 2 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। और इसी में आपको क्या करना है? 2 को और जोड़ देना है। 5 और 2 7, अर्थात यहां पर तो लागू हो रहा है। या फिर यह भी कहा जाए कि इसको हम क्या करें? दुगुना करें। इसमें जो संख्या दिख रहा है, दहाई में जो संख्या दिख रहा है, उसको हम दुगुना कर दें, ठीक है, और इसको जोड़ दें, तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको हमने क्या किया? दुगुना किया, 2 दूनी 4 और 4 में 3 जोड़े 7। इसको हम दुगुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10। इसको हम दुगुना करेंगे, इसको दुगुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 और 5 13। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको दुगुना करना है भाई, इसको दुगुना करना है। 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है निश्चित रूप से। या फिर मैंने जो तरीका शुरुआत में बताया है कि इन दोनों को जोड़िए और जो यहां पर संख्या है उसको जोड़ना है, इधर संख्या है उसको नहीं जोड़ना है, जो इधर संख्या है उसको जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार के जो गणित होते हैं वो स्थान विशेष पर निर्भर करता है। यहां पर अलग संख्या दिया है, यहां पर अलग संख्या दिया है, और इधर के ही संख्या को 2 बार करके जोड़ा जा रहा है, मतलब इधर के संख्या को दुगुना करके जोड़ा जा रहा है। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर हम इसको दुगुना करेंगे, 5 को 5 से जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 16। तो इसका उत्तर हमारा कितना आएगा? 16 आएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? तो भाई हम आपको एक चीज बता दें, ऐसा कोई भी वृत्त दिया रहता है और वृत्त का एक केंद्र होता है, तो इस केंद्र को, है ना, इस केंद्र से जब हम रेखा खींचते हैं, ठीक है, हम कोण बनाएंगे, तो ये कोण बनता है, लघु चाप और दीर्घ चाप की बात करते हैं। तो नीचे जो आपका कोण बन रहा है वो लघु चाप के माध्यम से बना हुआ है। तो यहां पर जो भी कोण बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी कोण बनेगा वो इसी चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोण बनेगा और वृत्त के परिधि पर भी कोण बनेगा। तो देखिए, मान लीजिए ये ए और बी एक चाप है, ठीक है, इनके द्वारा यहां पर कितने भी अंश का कोण बन रहा है? ये कितने अंश का भी कोण बन रहा है? चलो हम ये मानते हैं कि ये 90 अंश का कोण बन रहा है, मान लिया जाए 90 अंश का बन रहा है भाई। तो इन्हीं चाप के द्वारा, अब इन्हीं चाप द्वारा मतलब इसी चाप से परिधि पर, तो ये परिधि है ना भाई, ये परिधि है, इसी परिधि पर फिर से कोई एक कोण बन रहा है। तो हमेशा याद रखना है, अगर एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर भी कोण बने और उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर भी कोण बने, तो उसमें क्या संबंध होता है? तो याद रखिए, एक ही चाप द्वारा यदि वृत्त के केंद्र पर कोण बनाए और उसी के द्वारा परिधि पर कोण बनाए, तो परिधि पर जो कोण बनाया जाता है वो केंद्र पर बनाए गए कोण का हमेशा क्या होता है? आधा होता है। मतलब यहां पर कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का। अर्थात इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, यदि यहां पर कोण दिया हो तो इसको निकाल सकते हैं, यहां पर दिया है तो इसको निकाल सकते हैं। अब एक बात और याद रखना है, इसको हम पूरा सॉरी ये पूरा डिलीट हो गया, इसको डिलीट नहीं करना है, इतने भाग को डिलीट करते हैं, ठीक है, इतने भाग को हम डिलीट करते हैं। और आपको एक चीज और बता देते हैं, ये चित्र जो है ना, ये जो चित्र है जो बनता है वो जैसे केंद्र है, यहां से हम चाप को कितना बड़ा क्यों ना लें, इस चाप को हम कितना बड़ा क्यों ना लें, ठीक है, छोटा दिख रहा है, ठीक है, लघु चाप के माध्यम से, और ये कोण को हम कहीं पर भी क्यों ना बनाएं, मतलब शेष परिधि पर। भाई शेष परिधि मतलब इस चाप, इस त्रिभुज, इस वृत्त में 2 प्रकार के चाप दिखाई दे रहे होंगे, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। तो इस चाप के द्वारा एक तो केंद्र पर कोण बना और इसके द्वारा परिधि पर, ठीक है, परिधि पर एक और कोण बने, तो कहीं पर बने, चाहे यहां पे बने, ये देखो इस प्रकार कहीं पर ही बने, बस परिधि में बनना चाहिए, इस परिधि में बनना चाहिए। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण हमेशा इस कोण का दुगुना होगा या फिर ये वाला कोण इस कोण का हमेशा आधा होगा। समझ आ गया? अब बताओ भाई, ये वाला कोण का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ये चाप तो एक ही है, चाप ए और बी, एक ही चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया गया है जो कि x है, और एक ही चाप ए बी द्वारा वृत्त के परिधि पर कोण बनाया है जो कितने अंश का है? 35 अंश का है।
तो भाई यहां पर जो कोण बनता है वो आधा होता है वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का, यदि वो कोण एक ही चाप द्वारा बन रहा है तो जब ये 35 अंश है तो भैया ये कितने अंश का होगा, 70 अंश का होगा। सिंपल सा प्रश्न था ना, बिल्कुल आसानी समझ आया होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने मैं और पूछ देता हूं ताकि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर बहुत आसानी से समझ सकें और इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा बना सकें। मान लीजिए यहां पर हमारा कोण जो है 120 अंश का है, ये वाला 120 अंश का है, ठीक है। तो यहां पर वृत्त के परिधि पर यहां से ले जाएंगे, ठीक है। ऐसा चित्र बनना चाहिए, ये चाप एक ही है, ए और बी चाप है, तो इसी द्वारा 120 अंश का कोण बना है केंद्र पर, और इसी के द्वारा यहां पर जो कोण बनेगा उसका मान कितना होगा फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।